गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रुप 16 के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि सल्फर और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बाद का एलिमेंट है। अकरेंस इनका ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम है। ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जब ग्रुप 16 यानी कि फर्स्ट नोट्स आप देखो, फर्स्ट वीडियो आप देखो, तो वहां पर भी इसके अकरेंस के बारे में हम लोग बात किए थे। सल्फर से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब यहां पर डिस्कस करना है, वो ये ग्रीन कलर का देख रहे हो आप, अपने नोट्स में भी उसको अंडरलाइन कर लोगे। सल्फर नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड फॉर्म में ऑक्टाएटॉमिक होता है, यानी कि S8, लेकिन वेपर फेज में यह डायटोमिक होता है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला S2 होता है। और अगर S2 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो इस S2 का कॉन्फ़िगरेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिस तरह से कि O2 के केस में होता है। और इस वजह से S2 भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सल्फर किस फेज में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो सल्फर वेपर फेज में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस वेपर फेज में डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है और डायटोमिक फॉर्म में इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा। फिर इसके बाद में इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर, रोम्बिक सल्फर और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर। ये सल्फर के दोनों फॉर्म हैं। ये यहाँ पे उससे रिलेटेड पॉइंट लिखवाए हैं। एक खास जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का वैल्यू 369 केल्विन है। यहाँ पर ये देखो, मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे बीटा सल्फर कहा जाता है इज स्टेबल अबव 369 केल्विन, यानी कि अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ज़्यादा है तो वहाँ पर वो मोनोक्लिनिक का फॉर्मेशन करेगा, यानी बीटा सल्फर। और अगर टेम्परेचर 369 से कम है तब वो वहाँ फॉर्मेशन करेगा रोम्बिक सल्फर, यानी कि अल्फा सल्फर। तो इस 369 केल्विन टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इससे रिलेटेड हुआ। बाकी इसके पॉइंट में लिखवा है यहाँ। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पर सल्फर के एलोट्रॉप्स का 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर S8 और S6 का। S8 का पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, आप इसे बोट शेप्ड भी कर सकते हैं, और S6 का चेयर शेप्ड होगा, यानी कि इन दोनों को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सल्फर के कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड आता है। डाइऑक्साइड यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला SO2 होगा। इनका प्रिपरेशन सल्फर के कंबसन से हो सकता है, यानी कि बॉन्डिंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इंडस्ट्री में प्रीफर किया जाता है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर को, यानी कि मेटल का जब एक्सट्रैक्शन उसके सल्फाइड ओर से करते हैं तो वहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। तो दोनों फायदा हो गया, मेटल का भी एक्सट्रैक्शन में वहां पे हेल्पफुल हो गया, और जो सल्फर बाहर निकल रहा है वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है। ये रिपीट भी होगा आगे जब हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे उस जगह पर। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है और ये वाटर में सॉल्युबल भी है। एसिडिक गैस इसलिए, पहले भी बात किए थे हम लोग कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। यहाँ इक्वेशन आप देखो, SO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी H2SO3। तो सल्फ्यूरस एसिड चूंकि एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का हुआ। इनके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये तो सारा पार्ट जो रिएक्शन से रिलेटेड हुआ। एक और खास बात जो ध्यान दिलाना चाहेंगे वो इस जगह पर, आप लाइम वाटर याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो पहले मिल्की कलर का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और कुछ देर के बाद वो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है, यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड को भी आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो पहले ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा।
लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कोई दूसरा मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ NaOH लिए हैं, पहले सल्फाइड बना और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। अगर कैल्शियम लेते तो कैल्शियम सल्फाइड और फिर लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो आगे प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देगा तो आप कंफर्म कैसे करोगे कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका आगे का रिएक्शन हेल्प करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डिक्लोराइज कर देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन शो नहीं करता है। यानी कि कंफर्म करने के लिए कि अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, उसे पास कराएंगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से। अगर वो उसको डिक्लोराइज कर दिया, इसका मतलब वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप रखोगे। ये प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज कर जाता है सल्फेट में। वही रीजन यहाँ पर भी आया था। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है और यहाँ ये Mn2 में कन्वर्ट किया, यानी कि MnO4 ये रिड्यूस्ड कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर यहाँ ऑक्सीडाइज कर सल्फेट आयन में गया, जहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है। तो ये इनके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, वहां आपको ड्रॉ करना है। इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ओजोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मैच करता है और यहाँ पर भी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड हैज 2 कोवेलेंट बॉन्ड बट बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों आइडेंटिकल है। एक स्ट्रक्चर से तो पता चलता है इट हैज 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर इनके रेजोनेंस हाइब्रिड को देखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तब ये पता चल रहा है कि दोनों का दोनों कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल नेचर का होता है। तो उस स्ट्रक्चर को आप यहाँ ड्रॉ कर लोगे, नोट कर लोगे। फिर है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर कई ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जिनमें से इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब इन दोनों को एक साथ में मिला, वहां पर भी डिस्कस किए थे कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे तो ये पॉइंट रिपीट होना शुरू होगा। इनका प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किया जाता है और इनका प्रिपरेशन 3 स्टेप में पूरा आता है। स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड ये रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड से जब बाय प्रोडक्ट निकाला जाता है। सेकंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ V2O5 कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। थर्ड स्टेप में इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ओलियम। इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। और जब इस ओलियम को डाइल्यूट करते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ऐसे अगर आप रिएक्शन देखोगे तो SO3 + H2O ये भी H2SO4 बनता है, लेकिन इंडस्ट्री में इस मेथड को अवॉइड किया जाता है और उसके पीछे का रीजन है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हाईली एसिडिक नेचर का है और जब यहाँ वाटर में इसे अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो एसिडिक गैस का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इसके इस प्रिपरेशन के बाद में इसका प्रॉपर्टीज, एसिडिक गैस है, ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, उनको ऑक्सीडाइज भी करता है। मेटल के कंपाउंड के साथ में यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे ये आपको लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ग्रुप 17 में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ोगे तो ये रिएक्शन रिपीट होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि ये लेस रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। कॉपर को कन्वर्ट कर दिया कॉपर सल्फेट में और सल्फर को कन्वर्ट कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड में। इसके बाद कार्बन को ये कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रिक एसिड भी याद करो ना, थोड़ा सा रिपीट करो, पीछे देखो। नाइट्रिक एसिड भी इसी तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहा था कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में। टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में 2 स्टेप में ऑर्गेनाइज करता है। पहले में HSO4 बनाता है और दूसरे में SO4 -। यहाँ इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू 10 है
और सेकंड स्टेप में 1.02 इंटू 10⁻⁻2 है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप में इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यानी कि H2SO4 में आयोनाइज होने का टेंडेंसी HSO4 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और जब ये आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हो कि H2SO4 इज मोर एसिडिक इन कंपेरिजन टू HSO4-। इसलिए इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको वो ध्यान दीजिएगा। फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कई प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे एक इफेक्ट मिलेगा आपको चारिंग इफेक्ट, यानी कि अगर शुगर के ऊपर में आप कॉमन शुगर, सुक्रोज, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप डालते हो तो पूरे के पूरे शुगर से ये वाटर को खींच लेता है, इसके डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। और चीनी जो आपका क्रिस्टल वाइट दिखता है वो कुछ समय के बाद में बिल्कुल डार्क दिखेगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर आप फ्लेम पर, आग पर चीनी को डाल दो तो बिल्कुल वो ब्लैक रेसिड्यू का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से चीनी पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे तो ब्लैक रेसिड्यू होता है। अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो आपके सेल से मॉइस्चर खींच लेता है, जिसकी वजह से आपका स्किन जलता है, आपका वो सेल डेड हो जाता है। ये इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर को शो करता है। इसके इस डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही सल्फ्यूरिक एसिड का यूज गैस को ड्राई करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि एज ए ड्राइंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इतना था सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसके ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लोगे। एनसीईआरटी में जितना स्ट्रक्चर है उन सबको नोट करोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ रहा है, और वो कहीं अलग से नहीं है। आप अगर नोट करते हो तो बहुत कुछ तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी हेल्प करेगा उसके स्ट्रक्चर को याद रखने में। आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।